ओके बच्चा पार्टी यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल में ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ 90 डिग्री, ये अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, सो लेट्स से अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल की बात करें, ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया ए बी सी डी। सारे एंगल्स एक रेक्टेंगल के क्या हैं, बराबर है। ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ 90 डिग्री। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। हमने कल इसको प्रूव करा, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड आपके बराबर हैं। ठीक है, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका पैरेलल। द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। The opposite sides are parallel to each other. Diagonals of a rectangle are of equal length and they bisect each other. तो ये हो गया आपका एक डायगोनल और ये हो गया आपका एक डायगोनल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब AC आपका जो AC होगा, this AC will be equal to BD and they bisect each other. तो BO is equal to DO and AO is equal to CO. ठीक है, the diagonals of a rectangle are of equal length and they bisect each other. The diagonals of a rectangle are of equal length and they bisect each other. ये आपके चार प्रॉपर्टीज हो गए जो हमने प्रूव किए हैं फॉर अ रेक्टेंगल। बोल, कुछ बोल रहा है, बोल बोल। ओके, सो ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ऑल एंगल्स आपके कितने हो गए, 90 डिग्री के। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। AD is equal to BC and AB is equal to CD. The opposite sides of a rectangle are parallel to each other. तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Diagonals of a rectangle are of equal length. तो यहां पे आपका BD is equal to AC. Diagonals of a rectangle are of equal length and they bisect each other. मतलब AO is equal to CO and BO is equal to DO. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Diagonals are of equal length and they bisect each other. Can we फटाफट से make a note of this? Quick जल्दी से। डन है? ओके, जल्दी 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 फटाफट। हो गया? डन, बहुत बढ़िया। ओके, in the quadrilaterals which are shown below we examine whether any of them are rectangles. ये हो गया 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी अ रेक्टेंगल। क्यों? ऑपोजिट साइड्स इक्वल इन ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 3.6 3.6 6 और 6 ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। यहाँ पे आपके ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, साइड लेंथ आपके 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यस, तो क्या ये रेक्टेंगल है? यस। 6 सेंटीमीटर ऑन 3.6 सेंटीमीटर, यस, ये यस, और ये भी आपका एक रेक्टेंगल हो गया। 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, यस, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हो गया आपका रेक्टेंगल।
ऑल साइड्स आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। यस यस यस, ये एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है जिसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर। ठीक है, जहां पे सारे साइड्स आपके बराबर हो जाएंगे एंड ऑल एंगल्स 90 और दैट विल बी अ स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्या स्क्वायर रेक्टेंगल फॉर फैमिली को बिलोंग करता है? यस, क्योंकि ऑल एंगल्स 90 रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, और ये आपका भाई साहब ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, प्लस एडिशनली क्या है इसका, ऑल साइड्स इक्वल है। स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, कैन वी से दिस? ठीक है, ओके ओके ओके। अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलैटरल, तो एक स्क्वायर क्या है बोलो, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल वेर इन ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स आपके कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के। ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस मींस एवरी स्क्वायर सेटिस्फाइड द कंडीशंस टू बी रेक्टेंगल एज वेल। तो हर एक स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल के कंडीशंस तो वो फुलफिल कर रहा है। रेक्टेंगल का कंडीशन क्या है, सारे एंगल्स 90 डिग्री। क्या स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं? और रेक्टेंगल का कंडीशन क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में तो सारे साइड्स बराबर है, लेकिन क्या ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगे? होंगे भाई साहब। ठीक है, ओके। सो अ रेक्टेंगल मे नॉट हैव ऑल साइड्स इक्वल, सो नॉट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो देखो हर एक रेक्टेंगल का, ये एक आपका रेक्टेंगल है और ये लेट्स से आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो एक स्क्वायर को रेक्टेंगल अपन क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि भाई साहब एक रेक्टेंगल में सारे एंगल्स आपके क्या हैं, 90 डिग्रीज हैं। एक स्क्वायर में भी सारे एंगल्स 90 डिग्रीज हैं। एक रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आपके बराबर है, यहाँ पे भी भाई साहब ऑपोजिट, यहाँ पे सारे साइड्स ही बराबर है। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हाउएवर एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ही बराबर है, स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो आपका रियल लाइफ एनालॉजी भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, आई एम एन इंडियन एंड आई एम मलयाली, वेट विच वन ऑफ देम आर यू, एन इंडियन और अ मलयाली, और यू कैन बी बोथ। तो आप एक इंडियन है और एक मलयाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरे को पूछा कि भाई साहब तुम क्या हो, इंडियन या मलयाली? तो देखो एवरी मलयाली इज एन इंडियन, हाउएवर एवरी इंडियन इज नॉट अ मलयाली। ठीक है, तो एवरी मलयाली, जो भी मलयाली है वो इंडियन है, लेकिन हर एक इंडियन मलयाली नहीं है, वो बंगाली भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, महाराष्ट्रन भी हो सकता है ना। सो दिस इज बिकॉज बीइंग मलयाली इज अ पार्ट ऑफ बीइंग इंडियन, जस्ट लाइक बीइंग स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ रेक्टेंगल। तो जैसे आपका बीइंग स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ रेक्टेंगल, सच रिलेशनशिप्स कैन बी डिपिक्टेड बाय वेन डायग्राम्स। अभी वेन डायग्राम क्या है, अ सेट इज अ क्लोज कर्व, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। ठीक है, आपका भाई साहब ये सेट है, यहाँ पे सारे क्लोज कर्व इसमें आ जाएंगे। वेन डायग्राम मतलब आपका इस तरीके का होता है, जैसे समझो भाई साहब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि ये एक वेन डायग्राम है, इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। तो लेट्स से ये ए कोई सेट है और ए जो है वो रेक्टेंगल्स का सेट है, और लेट्स से बी जो है वो एक सेट है किसका, स्क्वायर्स का। ये आपके स्क्वायर्स का सेट है, तो बी क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा कि नहीं भाई साहब? भाई एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो बी इसके अंदर आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे आपका देखो यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल को हमने इस बड़े वाले सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, स्क्वायर को हमने छोटे वाले सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। सिंस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, सो ऑल दिस इस वेन डायग्राम में ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, सो ऑल स्क्वायर्स आर अ पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल फैमिली। सारे स्क्वायर्स जो हैं वो क्या है, पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल फैमिली है। सो द सेट ऑफ स्क्वायर्स इज इंटायरली इनसाइड द सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। तो सेट ऑफ स्क्वायर्स क्या होंगे भाई साहब, रेक्टेंगल्स के अंदर होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टू सेट्स वुड बी एज फॉलोज। दिस शोज दैट एवरी स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, बट आउटसाइड द स्क्वायर सर्कल द रेस्ट ऑफ द रेक्टेंगल सेट कंटेन्स अदर रेक्टेंगल्स दैट आर नॉट स्क्वायर्स। ठीक है, आउटसाइड क्या है भाई साहब, आपका रेक्टेंगल के सेट कंटेन्स अदर रेक्टेंगल्स दैट आर नॉट स्क्वायर्स। तो आउटसाइड द रेक्टेंगल कुछ ऐसे हैं जो स्क्वायर्स नहीं है। समझ में आ रहा है? ये वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर हमने रेक्टेंगल को इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया है तो स्क्वायर जो है इसके अंदर आ जाएगा, दैट इज बेसिकली अ वेन डायग्राम। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि यू नो
उन्होंने भाई साहब ऐसे दो स्टिक्स लिए और इसके मिड पॉइंट से दूसरा वाला स्टिक रख दिया सेम लेंथ का, इसको जब ज्वाइन कर दिया तो उसको रेक्टेंगल मिल गया। अभी कारपेंटर्स, तो कारपेंटर्स प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स अरेंजिंग वुडन स्ट्रिप्स सो दैट द थ्रेड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल दिस कैन फॉर्म अ स्क्वायर। तो ये चारों साइड्स इक्वल होंगे। टू अचीव दिस एन एडिशनल कंडीशन इज रिक्वायर्ड, डायगोनल्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। बाइसेक्ट तो करेंगे एक दूसरे को, लेकिन साथ ही साथ परपेंडिकुलर होने चाहिए। रेक्टेंगल में ये परपेंडिकुलर ना भी हो तो भी चलेगा, कोई भी एंगल हो सकता है ये, ठीक है। बट इन स्क्वायर्स द डायगोनल्स हैव टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ओके, सो डायगोनल्स हैव टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अभी जैसे ये डायगोनल्स कैसे परपेंडिकुलर होंगे, हाउ विल बी प्रूव दिस, कैसे प्रूव करेंगे। कल आपने कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस पढ़े थे, क्या क्या थे कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस, मतलब एसएसएस मतलब, तो साइड 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 मतलब क्या हो जाएगा, किसी एक ट्रायंगल के तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएंगे, बाकी के तीन एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, है ना, ठीक है। ओके, तो हमने कल कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस पढ़े थे, क्या क्या थे बोलो, एस एस एस, फिर एस ए एस साइड एंगल साइड, फिर ए एस एंगल एंगल साइड, फिर ए एस ए एक होता है एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल एंगल और साइड बीच में ए एस ए, दो एंगल्स और उसके बीच में जो साइड, ठीक है। और पांचवा कंडीशन है आपका आर एच एस, ठीक है। ये सब आपके कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस हैं। अभी इन दोनों ट्रायंगल्स में आते हैं, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं सीखना है, आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो प्रॉपर्टीज हम ला रहे हैं वो कहां से ला रहे हैं। ये आपका एडिशन किया गया है इस साल में, इसके पहले जब मैंने कोऑर्डिनेटर्स पढ़ाया था तो सिर्फ हम ऐसे पढ़ के चलते थे, अच्छा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, लेकिन अभी आपको समझाया जा रहा है कि कैसे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स। आपका जो पहला बैच था उनको ये मालूम नहीं है, आपको ये मालूम होगा, ठीक है, क्योंकि आपके ये कोर्स में आ चुका है, ठीक है, इसीलिए आपको मालूम है। 7th के कोर्स में ही आ चुका है, इसलिए आपको भी ये मालूम होना चाहिए, ऐसा असम्पशन है। समझ में आ रही है, ओके। सो यहां पे आप देखो कौन कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे हम, एओबी, ठीक है, इन ट्रायंगल्स एओबी, इन ट्रायंगल्स कौन कौन से, ए ओ बी एंड सी ओ बी, ए ओ बी एंड सी ओ बी, बताओ क्या क्या बराबर है, फटाफट बताओ फटाफट, अरे बोलो भाई साहब क्या क्या बराबर है इन दोनों ट्रायंगल्स में, अरे ए बी और बी सी बराबर होगा, वाई बोलो वाई, अरे रीजन बोलो, ए बी और बी सी बराबर क्यों है, धन्य हो भाई साहब, अभी तो तुमने पढ़ा ये स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। सो यहां पे ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, है ना, आर इक्वल है कि नहीं भाई साहब, ओके। फिर ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, बताओ क्यों, ये क्यों हो जाएगा, ए ओ और सी ओ बराबर होगा, डी ओ और बी ओ बराबर होगा, क्यों, डायगोनल्स डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एओ और सीओ बराबर हो गया भाई साहब, है कि नहीं, समझ में आ रही है, ए बी और ये बराबर हो गया, एओ और सीओ बराबर हो गया, और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, ये वाला साइड जो बीओ है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, बीओ इज इक्वल टू बीओ, ये वाला बीओ किसका पार्ट है, ये वाला, और ये वाला बीओ किसका पार्ट है, ये वाला, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन साइड, this is common side, are we understanding this, so therefore triangle AOB is congruent to triangle COB, AOB and COB are congruent, ठीक है। यहां पे रीजन क्या हो जाएगा, S S S, साइड साइड साइड, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल सीओबी, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओबी, है ना, क्या लिखेंगे अपन बोलो,
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ऐसा लिखेंगे भाई साहब, ठीक है। ओके, कल ही आपने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180, ठीक है। तो क्या ये भी लीनियर पेयर होगा भाई साहब, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये वाला और ये वाला एंगल लीनियर पेयर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, ये हो जाएगा आपका कितना, 180 डिग्री। रीजन क्या है बच्चा, यहाँ पे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अभी आपने भाई साहब यहाँ पे इक्वेशन 1 है और लेट्स से इक्वेशन 2 है, एओबी को सीओबी को इक्वल किया है, तो इस एओबी की जगह पे आपने एओबी लिखा और इस सीओबी की जगह पे एओबी लिख सकते हो भाई, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यहां पे हो गया आपका एओबी और ये हो गया आपका सीओबी, सीओबी की जगह पे क्या लिख दिया हमने, एओबी। दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, twice of angle AOB is equal to 180 degrees. So therefore angle AOB is equal to 90 degrees. तो एंगल AOB ये कितना हो गया, 90। एंगल COB कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है भाई साहब, तो ये भी एंगल COB की तरह हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स हो गए 90 डिग्री, ठीक है। अभी अगर ये दोनों एंगल्स 90 है बच्चा, तो और क्या हो जाएगा बोलो, एंगल COB और एंगल AOB क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं कि नहीं, कट क्रॉस हो रहे, तो ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो हम यहां पे बोल सकते हैं एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOB। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, COB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। COB हो गया आपका 90 डिग्रीज, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल COD और ये हो गया आपका एंगल AOB, एंगल COD, देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। अगेन सेम रीजन आपका AOB, सेम रीजन हो जाएगा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो देयरफॉर COD का वैल्यू कितना हो गया बोलो, 90 डिग्री। COD का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री टू फॉर्म अ स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, डायगोनल्स आपके इक्वल होने चाहिए। पहली बात तो क्या है, ये वाला डायगोनल BD और AC इक्वल होने चाहिए। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब AO BO और AO CO और DO और BO ये दोनों बराबर, ठीक है। एंड ये सारे एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। अरे भाई साहब क्या बोला जा रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, कहा करोगे भाई साहब, ठीक है। यहां पे हो गया डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल। डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल मतलब हो गया आपका AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब AO इज इक्वल टू BO एंड CO इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू CO, सॉरी। तो यहां पे हो जाएगा आपका क्या, AO इज इक्वल टू CO एंड DO इज इक्वल टू BO, ठीक है। डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल, तो ये हो गया। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये हो गया, ठीक है। एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOB, ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी, अगर आपको सिर्फ स्क्वायर में डायगोनल्स को देखना है तो डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर डायगोनल्स इक्वल टू ईच अदर है लेकिन डायगोनल्स इक्वल टू ईच अदर है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं कर रहे, तो वो क्या बनाएगा, रेक्टेंगल, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर, हाउएवर they are not bisecting at 90 डिग्री, so they will form a rectangle। क्या ये समझ में आ रहा है, डायगोनल्स इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, then they will form a square। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। बच्चा ऑल साइड्स आर इक्वल,
तो ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये सारे साइड्स आपके इक्वल हो जाएंगे। ऑपोजिट साइड्स आपके पैरेलल होंगे। रुक जाओ, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल। यहां पे ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका हो गया पैरेलल। तो AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। बहुत हंसी आ रही है तुमको तब से। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90 और ये वाला 90। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे आपका AC और BD बराबर हो जाएगा, और बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये वाला बराबर और ये वाला बराबर। और क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 मतलब ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90। मतलब क्या हो जाएगा, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD, बिकॉज ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। मौसम बारिश का है, मुझे समझ में आता है कभी बारिश बहुत जोर है और कभी कम है। ये जो बारिश हो रही है नॉर्मल है, ये एक दो दिन का मामला नहीं है, 4 महीने चलने वाला है। समझे चाचा? हैं? यहाँ तो तेरे नौ, यहाँ से क्या कहते हैं, जून गांव से 2 लड़कियां आती हैं, मालूम है तेरे को? साची पाटिल और एक और क्या नाम है उसका, हाँ सानवी घरत। वो दोनों बेचारी चल चल के आई थी अभी। अभी तेरे से पहले ही उनका ही बैच था। तू तो इतनी बड़ी गाड़ी में आ रहा है भाई साहब, बैठा हुआ आराम से, वैसा कोई गाड़ी चला रहा है, फिर जाएंगे वैसा गाड़ी में। ऐसे हैं तेरे तो। वो बेचारे लोग छाता पकड़ के आ रहे हैं। तो मैं जानता हूं, और अगर ऐसा कभी भी मुझे लगेगा कि बहुत बारिश है, आपका आना लगभग असंभव है, प्लीज डू अटेंड एन ऑनलाइन क्लास। या तो मैं ही ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, आप लोगों को आने मना करूंगा। लेकिन ये तो कंजूसी है भाई साहब। इतनी बड़ी बारिश नहीं है कि आपको तैर के आना पड़ रहा है। ये सिंपल कंजूसी है। फिर आप अगर बहाना मारेंगे कि नहीं हम नहीं आना, बहुत बारिश है, ये तो बेकार के मामले हैं, बेकार के बहाने हैं। थोड़ा तो स्ट्रांग आपको होना पड़ेगा भाई। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि हाँ बारिश बहुत ज्यादा है, एकदम अनबेरेबल है, आप घर से निकलना रिस्क है, फाइन, आई विल आस्क यू टू प्लीज स्टे एट होम एंड अटेंड एन ऑनलाइन। इसलिए मैं आज ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्डेड है, मैंने ऑनलाइन डाला ही नहीं है, नहीं डालूंगा मैं। क्योंकि आप आ सकते हैं यहाँ पे, और आपको आना चाहिए। आप स्कूल गए थे सब लोग, कैसे गए थे? तैर कर गए थे या पैराशूट से गए थे वैसा, हेलीकॉप्टर से गए थे? तो कैसे गए, पहुंचे कैसे भाई साहब? इतनी बारिश हो रही है भाई साहब। हाँ, बेहोश नहीं हो गए थे बीच में? सबको बोल रहा हूं भाई, पहुंच गए थे ना? यहाँ पे भी आ सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी बहानों का भंडार जब आप बनाते जाते हैं ना, तो बहाने का डायरेक्शन कभी कभी चेंज होने लगता है, कभी कभी नहीं, अक्सर चेंज होगा। आप आज बहाना बना रहे हैं बहुत बारिश हो रही है, चलो मान लिया मैंने, शायद आपका बोलना सच है कि बारिश आ रही है, कंटाल आ रहा है, जो भी है, ठीक है, आप नहीं आ रहे। कल को ये बहाना दूसरा फॉर्म लेगा, अरे मुझे ना मतलब बहुत बोर होता है क्लास में जाकर, सिर्फ पढ़ाते ही रहते हैं, बात कुछ यारी दोस्ती है ही नहीं, क्या है पता नहीं। आप ऐसे बहाने ढूंढेंगे, यू विल फाइंड आउट वेज। एक एक चीज, एक बहाना जब आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो दूसरा बहाना भी एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको मालूम है, तीसरा बहाना भी एक्सेप्ट है। एक छोटा बच्चा रोता क्यों है मालूम है क्या? क्योंकि उसको जरूर कोई दौड़ कर अटेंड करने आ जाएगा, उसको ये मालूम चल गया है, मैं जैसे ही पैं पैं करूंगा, कोई ना कोई मुझे अटेंड करने आ जाएगा।
हो सकता है वो भूख के मारे रो रहा हो, या लेकिन अक्सर वो बहानों के मारे में रोता है, क्योंकि उसको मालूम है कि आई विल गेट एन अटेंडेंट। ठीक है, खैर, ठीक है, प्लीज बहाने से थोड़ा सा निकलिए और जो मैनेजेबल है उसको कीजिए। मैं आपको कोई अनमैनेजेबल करने को नहीं बोल रहा हूं। बहुत बारिश है भाई साहब, बाढ़ आ गई है, प्लीज स्टे एट होम फॉर योर सेफ्टी। स्कूल वाले भी बोल देंगे भाई साहब स्टे एट होम। स्कूल तुमको छुट्टी नहीं दे रही, एक स्कूल छुट्टी नहीं है भाई साहब। इतने मतलब एक किंडरगार्टन से लेकर भाई साहब 12th तक सब लोग चालू है, तो हाउ कैन यू अफोर्ड टू स्टे एट होम? यू कैन वेरी इजिली मैनेज टू कम हियर। सिंपल चीज है भाई साहब, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, यही वास्तव है, यही सत्य है कि ये बड़ा मैनेजेबल बारिश है। स्पेशली अगर आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं तो आपको मालूम है अगले 4 महीने बारिश ही होने वाली है, तो अभी तो फिर भी कम है। ठीक है, तो प्लीज मेक योर सेल्फ अ लिटिल स्ट्रॉन्ग। ओके, चलिए यहां पे आपका क्या है भाई साहब, डायगोनल्स। ठीक है, डिवाइड द वर्टेक्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ईच मेजरिंग 45 डिग्री। अभी यहां पे क्या मामला है, मामला ये है कि यहां पे ये है 90 का, ठीक है, और ये है 90 का। जो डायगोनल हमने जोड़ा है ये क्या कर रहा है, इसको 45 डिग्री में डिवाइड कर रहा है, इसको 45 डिग्री में डिवाइड कर रहा है, इसको 45 डिग्री में डिवाइड कर रहा है, और इसको 45 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। तो डायगोनल्स डिवाइड द वर्टेक्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ 45 डिग्री ईच। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी इसको कैसे प्रूव करें भाई साहब, बताइए कैसे प्रूव करें? तो हम यहां पे ले लेते हैं कौन सा, ट्राइंगल एबीसी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड एबीसी एंड एडीसी, एडीसी, बोलो बोलो भाई साहब क्या क्या बराबर हो गए, फटाफट बोलो। एंगल 1 और 4 क्यों बराबर हो जाएगा बोलो? लेकिन नहीं नहीं नहीं, इंटीरियर ए बी सी, तुम एक ही ट्राइंगल की बात कर रही हो। तुम अगर 1 और 4 बराबर बोल रही हो ना, तो एक ही ट्राइंगल की बात कर रही हो। अच्छा बोलो क्यों बराबर हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं। चलो यहां पे समझते हैं चीजों को, ठीक है। अभी हम पहले एडीसी लेते हैं, इन ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, ध्यान से देखो, देखते ही रहो देखते ही रहो देखते ही रहो। 1 + 3 + 90 कितना हो जाएगा? 180 बाय सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। सब लोग अवगत हैं, सब लोग को नॉलेज है इस बात का, ओके बहुत बढ़िया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस ये वाला 90 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। अभी ध्यान से देखो और देखते ही रहो। क्या देखते रहो भाई साहब? ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये किस टाइप का ट्राइंगल है? अरे भाई साहब तुम लोगों को मैंने कल ही बताया, आई शाबाश बहुत बढ़िया। ठीक है, आइसोसेलिस। आइसोसेलिस मतलब क्या हो जाएगा? ये साइड और ये साइड आपका बराबर है, और आइसोसेलिस ट्राइंगल में एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर है, 1 और ये हो गया आपका 3। तो एंगल 1 और एंगल 3 आपका बराबर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? एंगल 1 और 3 अगर आपका बराबर है, क्यों? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वाई? बिकॉज एंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी इज आइसोसेलिस, इज आइसोसेलिस। समझ में आता है कि नहीं भाई साहब? एकदम सिंपल। तो अभी हम क्या करेंगे, इस 1 के जगह पे हमने 1 लिखा, और इस 3 के जगह पे हम ये 1 लिख देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 is equal to 90 degrees. Twice of angle 1 is equal to 90 degrees. So therefore angle 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्रीज। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू हो गई 45 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, इसी तरह से भाई साहब आपका एंगल 2 और एंगल 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो? एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। समझ में आ रहा है ये? देखो एंगल 1 का वैल्यू कितना हो गया? 45 हो गया। तो बताइए मुझे एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल 3 की वैल्यू 45 होगी। एंगल 1 45, एंगल 3 45। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिमिलरली हम ऐसा भी इसमें भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। एंगल 2 और एंगल 4 आपका 45 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो आपका क्या हो रहा है प्रूफ कि AC
आपको डिवाइड कर रहा है 45 में। इसी तरह से अगर आप BD को ज्वाइन करेंगे वो भी आपको डिवाइड करेगा 45 में। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। इन द सेम वे वी कैन डिटरमिन द मेजर्स ऑफ 2 and 4. So the diagonals divide the vertex angle into two equal parts, each measuring 45 डिग्री। तो ये डायगोनल आपने ड्रॉ किया है, ये वर्टेक्स एंगल को 45 45 और 45 45 में डिवाइड कर रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? कैन वी प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस फटाफट से, क्विक क्विक जल्दी से। डन, डन है, ओके। तो आपने चार प्रॉपर्टीज में ये पांचवी प्रॉपर्टी जोड़ ली कि अगर स्क्वायर है तो वो ऑपोजिट वर्टेक्स को 45 45 में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो उसमें जो डायगोनल होगा वो ऑपोजिट वर्टेक्स को 45 45 में डिवाइड करेगा। ओके, सो एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल। अभी आप एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल ले रहे हैं, ये कोई टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी क्वाड्रिलैटरल है, चार साइड्स का एक फिगर है। ठीक है, सो अभी समझ लो मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया, मैंने एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया और मुझे बेसिकली चाहिए कि टोटल वैल्यू ऑफ एंगल्स क्या होगा। अभी देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बोलो? SEM। SEM अपन क्या बोल सकते हैं बोलो? एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। वाई? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब? OSM। OSM यहां पे क्या बोल सकते हैं बोलो? एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? रीजन यहां पे क्या हो जाएगा? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ये 1 है और ये 2 है, मुझे बताओ क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी एंगल 2 प्लस एंगल 5। एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये एंगल 2 और ये एंगल 5। यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज प्लस 180 डिग्रीज, दैट इज हाउ मच? 360 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3, तो एंगल 2 यहां पे तुमने लिखा एंगल 2 और यहां पे लिखा एंगल 5। एंगल 1 प्लस एंगल 4, बताओ ये कौन सा एंगल है? ये हो गया एंगल एस, है कि नहीं? है कि नहीं? एंगल एस हो जाएगा। और मैं अगर एंगल 3 प्लस एंगल 6 देखूं तो ये कौन सा एंगल है? एंगल एम इज इक्वल टू 360। मुझे बताओ एंगल 2 कौन सा एंगल है? एंगल ई, तो एंगल ई। मुझे बताओ एंगल 5 कौन सा एंगल है? एंगल ओ प्लस एंगल एस प्लस एंगल एम, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 360 डिग्रीज। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 360 डिग्रीज। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एंगल एस प्लस ओ प्लस एम प्लस ई, ये हो गया आपका 360 डिग्रीज। देयरफॉर द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्रीज। किसी भी क्वाड्रिलैटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 360 डिग्रीज। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर सम ऑफ all angles of a quadrilateral is equal to
360 degrees. Sum of all angles of a quadrilateral is 360 degrees. Okay. More quadrilaterals with parallel opposite sides. ठीक है, तो अभी हम दूसरे quadrilaterals को देख रहे हैं. तो यहाँ पे समझो एक quadrilateral दिया हुआ है जहां पे ये वाला साइड इसके पैरेलल है और ये वाला साइड इसके पैरेलल है. ठीक है, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स. रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स आर स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स. यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और सारे एंगल्स का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है. बट कैन अ क्वाड्रिलेटरल हैव ऑपोजिट साइड्स पैरेलल विदाउट बीइंग अ रेक्टेंगल? ट्राई ड्यूरिंग टू पैरेलल लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC. तो AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब. बट नन ऑफ द एंगल्स आर 90 डिग्री. इनमें कोई भी एंगल्स आपका 90 डिग्री का नहीं है. ठीक है, hence it is not a rectangle. Therefore there is a broader category of quadrilaterals where the opposite sides are parallel. ठीक है, opposite sides आपके parallel है. These types of quadrilaterals are known as parallelograms. जहां पे आपके opposite sides ही parallel हों, ऐसे quadrilateral को अपन क्या बोलेंगे, parallelogram. So supposedly we have here A, B, C, D. ये आपके opposite sides हैं जो parallel हैं. These are opposite sides which are parallel. So हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. So therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. समझ में आ रहा है ये भाई साहब? Are we clear? Okay. Is a rectangle a parallelogram? तो क्या एक rectangle एक parallelogram होता है? ठीक है, yes a rectangle. तो आपका रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. तो आपका रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, एनी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. दिस इज बिकॉज रेक्टेंगल हैज बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स एज पैरेलल. तो यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल देखेंगे, ABCD रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आपके क्या है, पैरेलल हैं. ऑपोजिट साइड्स आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब, पैरेलल हो जाएंगे. दिस बिकॉज रेक्टेंगल हैज अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल व्हिच मेक्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम. हाउएवर रेक्टेंगल हैज एन एडिशनल प्रॉपर्टी, ऑल इट्स एंगल्स आर राइट एंगल्स. तो ये सारे एंगल्स क्या हैं, आपके राइट एंगल्स हैं. दिस मेक्स इट अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. सारे रेक्टेंगल्स आपके पैरेललोग्राम हैं लेकिन सारे पैरेललोग्राम आपके रेक्टेंगल्स नहीं होंगे. क्योंकि देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. ये तो रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. ऑपोजिट साइड पैरेलल है, ये तो रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो ये ऑपोजिट साइड्स आपके इक्वल और ऑपोजिट साइड का पैरेलल होना, ये आपके पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी है. एडिशनल प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में क्या है कि सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री हैं. ठीक है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम के अंदर आता है रेक्टेंगल और पहले ही हमने देख रखा है कि रेक्टेंगल के अंदर आता है आपका स्क्वायर. ठीक है, सो दिस विल बी अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेन डायग्राम. इस वेन डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि पैरेललोग्राम के अंदर आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर आता है आपका स्क्वायर. सो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स नहीं होते हैं. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके. लेट्स मूव ऑन बच्चा पार्टी. तो अगर हमने भाई साहब okay, so draw a parallelogram with adjacent sides of 4 centimeter and 5 centimeter and angle of 30 degree between them. तो पहले आपने क्या किया, draw the base. ठीक है, you have drawn the base. Use a ruler to draw a line segment AB is equal to 4 centimeter. ठीक है, construct a triangle 30 degree at a point A. The point where the lines from the steps 3 and 4 intersect at the point C. ठीक है, तो इस point C पे intersect कर रहे points C to B and C to D. At a point A, use a protractor to draw a 30 degree angle. Along this angle, use the ruler to draw the line segment AD is equal to 5 centimeter. Draw line parallel to AB through point D. ये सब आपका कंस्ट्रक्शन में आता है. ठीक है, हम इस तरह से एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. वी आर बेसिकली, तो पहला आपका क्या है, ड्रॉ द बेस. जैसे आपको यहाँ पे चलिए बता देते हैं, आपका यहाँ पे ड्रॉ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ
30 डिग्री बिटवीन देम। ठीक है, इसको समझना है तो हम फटाफट से भाई साहब ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन टूल देख लेते हैं। तो आपका 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है बेस, और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है बीच में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, ये स्केल ले लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्या, 5 सेंटीमीटर का बेस। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या लाएंगे भाई साहब, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर लाके इसको इधर रखेंगे, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 30 भाई साहब, 10 20 30, ये हो गया 30 डिग्री का एंगल। अरे बन जा भाई, 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका 30 डिग्री का एंगल। यहाँ पे आप, ये आपने 5 सेंटीमीटर लिया था, यहाँ पे लेट से 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। फोर सेंटीमीटर, अरे यार, लॉक कर दिया जाए वैसा। अरे लॉक हो जा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर लिया और ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, अभी यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का एक और। तो लेट से आपने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पे आपने रखा इसको, इधर आपने एक आर्क ड्रॉ किया, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और आपका ये वाला है 4 सेंटीमीटर, तो लेट्स स्क्वीज डाउन टू दिस वन। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे ये हो गया आपका ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये दिस विल बी बेसिकली फॉर्मिंग द ट्राइंगल पैरेललोग्राम। अरे अरे अरे, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? चलो, ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, ये क्या हो गया, अरे बाबा। ठीक है, ओके ओके ओके, तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमको ये पैरेललोग्राम मिल जाएगा। दिस इज हाउ वी विल बेसिकली फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ओके, सो व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी वी नो दैट ए बी, आपका ए बी क्या है, पैरेलल टू सी है, और ए डी जो है वो आपका बी सी के पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मस्ट बी अप टू 180। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, 180। इनको हम क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। आपने भाई साहब देखो, ऐसा मत देखो, कल आपने पढ़ा था भाई साहब, यहाँ पे आपका एक पैरेलल लाइन है, और लेट से ये एक पैरेलल लाइन है, और हमने ड्रॉ कर दिया है एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इसको अगर अपन ऐड करते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 180। रीजन यहाँ पे क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे जो रीजन आपको दिया, सप्लीमेंट्री मतलब 180। ठीक है, यहाँ पे जो रीजन है वो ये भी बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स on the same side, interior angles on the same side of the transversal, same side of the transversal, interior angles on the same side of the transversal are supplementary,
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल ए, ये कितना होगा आपका 180 डिग्रीज। एंगल डी की वैल्यू नहीं मालूम, एंगल ए की वैल्यू कितनी है बोलो 30 डिग्रीज, ये हो गया आपका 180 डिग्रीज। सो देयरफॉर एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, तो ये हो गया आपका 150 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल कितना हो गया बोलो 150 डिग्रीज। अभी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो अपन क्या बोल सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 150 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 150 डिग्रीज, सो दैट इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज। सो दिस इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज। तो ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 30 प्लस ये वाला हो जाएगा आपका 150। तो हमको एक और प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है पैरेललोग्राम्स में, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ओके। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं ए और सी बराबर है, देखो ठीक है, ये ए और सी बराबर, बी और डी बराबर। ठीक है, ए और सी बराबर और बी और डी बराबर। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं each pair of adjacent angles adds up to 180 and each pair of opposite angles is equal। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा P प्लस R, एंगल P प्लस R, adjacent मतलब एक के बाद एक एंगल्स, ये कितने हो जाएंगे 180। वैसा ही हम क्या बोल सकते हैं एंगल R प्लस एंगल A, एंगल R प्लस एंगल A, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 180। फिर वैसे ही बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल E, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 180। एंगल E प्लस एंगल P, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 180। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब। ओके ओके ओके। ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एड्स अप टू 180, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल। तो एंगल P की वैल्यू एंगल A के बराबर। ठीक है, वैसे ही आपका एंगल E की वैल्यू एंगल R के बराबर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कैन बी प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, फटाफट से क्विक 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 जल्दी से नोट बनाइए।